यूं ही नहीं मिली है किसी को मंजिल, नींदें गंवानी पड़ी हैं। यूं ही नहीं मिली है किसी को मंजिल, नींदें गंवानी पड़ी हैं। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ा है। कल उड़ते पक्षी से पूछा मैंने, कैसे बनाया घोंसला। कल उड़ते पक्षी से पूछा मैंने, कैसे बनाया घोंसला। उसने कहा बार बार उड़ान भरी है, तिनका तिनका उठाना पड़ा है, तिनका तिनका उठाना पड़ा है। स्वागत है आपका अच्छ लक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ज्योग्राफी की क्लासेस करा दूंगा, तो ज्योग्राफी के मैंने वीडियो आपको करा दिए हैं। आज से हम लोग करेंगे इतिहास के क्वेश्चन। आपके लिए एक नया इन्फॉर्मेशन है, कल से हम लोग लेकर आएंगे जीडी की प्रैक्टिस सेट, और जीडी की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और 30 के 30 में से 30 के 30 क्लासों में से पूरा के पूरा 30 क्लास आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आने हैं जीएस के। पूरी जितनी सिलेबस है उसको पूरा कवर करके हम लोग क्या काम करेंगे, जीएस की लगभग 30 सेट कर लेंगे। तो कल से आपके लिए जीडी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज चालू होगा। अच्छे लक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ें और अपने आप का मूल्यांकन करें। और जीडी के लिए इस बार जीडी पार, इस बार आपका जीडी पार। तो जितने बच्चे जितना ज़्यादा हो सके आप मेरे क्लास को लोगों तक पहुँचाएँ, और कल से जीडी के टेस्ट देने के लिए आप लोग क्या रहें, तैयार रहें। चलिए, तो आज से इतिहास का क्वेश्चन चालू करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन देखिए, इसको अटेंड कीजिए। ये है क्वेश्चन आपके सामने। चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वह पुर्तगाली कौन था, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। जिसने गोवा पर क्या किया था, अधिकार किया था। फिर से क्वेश्चन एक बार ठीक से देख ले, क्या कह रहा है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो बेटा हम लोग अगर पुर्तगालियों के बारे में समझने का प्रयास करें, अगर पुर्तगालियों को जानना चाहें, तो पुर्तगालियों के बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। पुर्तगालियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए तो बेटा पहला पुर्तगाली यात्री कौन, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 17 मई 1498 को 17 मई 1498 को कहाँ पहुंचेगा बच्चे, केरल के कालीकट। थोड़ा आप लोग के लिए और व्याख्या कर देते हैं, थोड़ा और पीछे जाते हैं। थोड़ा और पीछे जाकर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर थोड़ा सा पीछे जाकर आप ये देखिएगा, ये है बेटा पूरी दुनिया। और यहां देखिए, इस ग्लोब को देखिए जरा ठीक से, और यहां देखिए बच्चा, ये पुर्तगालियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा एरिया बच्चे, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ जब आप यूरोप में देखेंगे, जब आप यूरोप में जाएंगे, ये यूरोप कॉन्टिनेंट, ये यहाँ पर, इसको हम लोग 2D में कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। देखिए कहाँ चले गए पुर्तगाली लोग, तो गायब हो गए क्या। देखिए ये तो ब्लैंक हो गया, प्लैनेट 2D कहाँ चला गया मैप। देखिए शो कहाँ चला गया ये, चलिए रुक जाइए, फिर से देखते हैं। ये कहीं पर गुम हो जा रहा है, कहाँ पर पता नहीं है, पीछे देखते हैं। ये यहाँ देखिए बेटा, अगर इस ग्लोब को आप ठीक से देखें, इस ग्लोब को ठीक से देखिए बच्चा, यहाँ पर है यूरोप, इस वाले एरिया में है बच्चे यूरोप। ये यहाँ पर आपको मिलेगा एक यूराल पर्वत, यहाँ पर आपको मिलेगा एक यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत क्या काम करेगा, इधर वाला पार्ट बच्चे बनाएगा क्या, एशिया, और इधर वाला पार्ट बच्चे क्या बनाएगा, इधर वाला पार्ट यूराल पत्थर, इधर वाला पार्ट बनाएगा बेटा क्या, यूरोप। और ये जो यूरोप है ये पहले बटा हुआ था 2 साम्राज्य में, एक बेटा था पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एक था पूर्वी रोमन साम्राज्य। और जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, इसका नाम था कुस्तुनतुनिया।
कुस्तुनतुनिया। बच्चे इसी कुस्तुनतुनिया पर 1453 में ऑटोमन तुर्क क्या करेंगे, आक्रमण, और आक्रमण करके पूर्वी रोमन साम्राज्य पर क्या कर लेंगे, कब्जा। लड़ाकू तुर्क ये क्या करेंगे, इस पर कर लेंगे कब्जा। और इसी कब्जा से बच्चे यूरोप में शुरू होगा क्या, नवजागरण और भौगोलिक खोजों का युग। और इसी भौगोलिक खोजों के युग में बच्चा एक व्यक्ति रहेगा जिसका नाम रहेगा हेनरी द नेविगेटर। उनका नाम रहेगा हेनरी द नेविगेटर। तो यहां से पुर्तगाली लोग पूरब आने के लिए रास्ता खोजेंगे। तो एक व्यक्ति रहेगा बच्चे हेनरी द नेविगेटर, और ये हेनरी द नेविगेटर क्या काम करेंगे, अफ्रीका के तट का मैप तैयार करेंगे। और इसी मैप को फॉलो करते हुए एक व्यक्ति अफ्रीका के अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा जिसका नाम होगा केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। और यह पहुंचेगा कौन, उसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज यही अफ्रीका के अंतिम बिंदु तक पहुंचेगा 1487 में। 1487 में। और इसी बिंदु को इसी केप ऑफ गुड होप होते हुए 17 मई 1498 को पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत पहुंच जाएगा, जिसके साथ बेटा एक गुजराती पथ प्रदर्शक रहेगा। उस गुजराती पथ प्रदर्शक का नाम क्या रहेगा, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कहां पहुंचेगा, भारत। और बच्चे भारत में राजा रहेंगे जमोरिन। भारत में उस समय केरल में जो राजा थे उनका नाम था, हिंदू राजा थे जमोरिन द्वितीय। और ये जमोरिन द्वितीय बेटा वास्को डी गामा का क्या करेंगे, स्वागत। और वास्को डी गामा का स्वागत करेंगे और काली मिर्च तथा जड़ी बूटियां ले जाने की वास्को डी गामा क्या दे देगा, वास्को डी गामा को इजाजत दे देंगे। कौन इजाजत कौन देगा, ये इजाजत देंगे कौन, जमोरिन द्वितीय। वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच जाएगा और लिस्बन में बच्चा काली मिर्च बेचेगा और 60 गुना मुनाफा पाएगा। दूसरा पुर्तगाली यात्री बच्चे भारत में कब आएगा, 1500 में आएगा, अल्ब्रेट पेड्रेजा आएगा दूसरा पुर्तगाली यात्री। और 1502 में बच्चे वास्को डी गामा पुनः भारत आएगा। और 1503 में बच्चे पुर्तगालियों की पहली पटरी लगेगी केरल के कोचिन में। और 1505 में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री लगेगी केरल के कुन्नूर में। और इन्हीं फैक्ट्रियों को संचालित करने के लिए पहला पुर्तगाली बच्चे यात्री आएगा जिसका नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आएगा बच्चे। कौन सा, ये पहला पुर्तगाली यात्री आएगा 1505 में और रहेगा बेटा ये 1509 तक। ये रहेगा 1509 तक। ये बच्चे भारत में व्यापार करने के लिए जो व्यापारिक नीति अपनाएगा उसको कहेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी। नाम सुन लीजिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसे कहा जाता है शांत जल नीति। कौन अपनाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। बेटा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के ऊपर तुर्क और गुजराती लोग 1508 में बढ़ते कर देंगे आक्रमण, जो कहलाएगा चौल का युद्ध। और इसी चौल के युद्ध में अल्मीड़ा का बेटा मारा जाएगा और फिर अल्मीड़ा बन जाएगा सनी देओल, कहेगा कातिया आपने ठीक काम नहीं किया। फिर 1509 में बेटा अल्मीड़ा क्या काम करेगा, संयुक्त नौसैनिक मुस्लिम बेड़े को पराजित कर देगा और जो हिंद महासागर है उसका नाम बदल कर क्या कर देगा, हिंद महासागर का नाम बदल कर देगा पुर्तगाल सागर। अगला पुर्तगाली यात्री बच्चे कौन आएगा, तो उसका नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर आएगा। और अल्बुकर बच्चे क्या काम करेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर, ये अल्बुकर क्या काम करेंगे, ठीक से देखिएगा। ये जो आएंगे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर, ये बच्चा आएंगे 1509 में, रहेंगे 1515 तक। और ये जो अल्बुकर आएगा ये बच्चे क्या काम करेगा, 1510 में केरल को अपनी राजधानी बनाएगा। 1510 में केरल को क्या बनाएगा, राजधानी बनाएगा। बच्चे 1510 में एक व्यक्ति रहेंगे जिनका नाम रहेगा आदिल यूसुफ शाही सुल्तान। 1510 में एक व्यक्ति रहेंगे, 1510 में आदिल शाही यूसुफ सुल्तान। आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से
1510 में बच्चे क्या काम करेंगे, ये बीजापुर के रहेंगे और इनसे बच्चे क्या काम करेगा, ये गोवा को क्या करेंगे, जीत लेंगे। कौन, अल बुकर। 1511 में बेटा अल बुकर जीत लेंगे मलक्का, अल बुकर मुलक्का जीत लेगा। और 1515 में बेटा क्या जीतेगा, हुरमुज जीतेगा। 1515 में हुरमुज को जीत लेंगे। अल बुकर फारस की खाड़ी में स्थित है हुरमुज, हुरमुज को जब जीत लेंगे 1515 में बच्चे, तो अल बुकर ही क्या काम करेगा, भारत में पहला चर्च स्थापित करेगा गोवा में, जिसे कहा जाएगा सेंट जेवियर की चर्च। तो अल बुकर जो है बच्चा, इसी अल बुकर को भारत में बेटा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल बुकर को भारत में पुर्तगाली शक्ति का क्या माना जाता है, संस्थापक। अल बुकर के बाद बेटा आपको एक पुर्तगाली यात्री और याद रखना है, नानू डी कून्हा। नानू डी कून्हा ये आएंगे 1529 में, रहेंगे 1536 तक, ये रहेंगे 1536 तक। और ये नानू डी कून्हा बेटा जो राजधानी है 1530 में, ये राजधानी को बेटा केरल से लेकर चले आएंगे, कहां पर, ये लेकर चले आएंगे गोवा में, और गोवा को बच्चे क्या बनाएंगे, राजधानी। ये 1534 में कून्हा जी क्या काम करेंगे, कृष्णा नदी बेसिन को बेटा जीत लेंगे, कृष्णा नदी बेसिन को क्या करेंगे, ये जीत लेंगे। कौन, नानू डी कून्हा। और इसी को लेकर बेटा, इसी को लेकर 1535 में एक बैठक होगी, किसके साथ, सौराष्ट्र यानी गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ। और इसी संध में बच्चा दीव के खाड़ी में होगी, ये दीव के खाड़ी में होगी। और इसी खाड़ी में बच्चा क्या काम करेंगे, पुर्तगाली बहादुर शाह को समुद्र में उठाकर फेंक देंगे, और समुद्र में उठाकर जब फेंक देंगे तो पूरे पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। ठीक है, ये पुर्तगालियों के बारे में याद रखना आपको। ये जो अल बुकर है बच्चा, इन्होंने भारत में अपने एरिया में सती प्रथा का क्या कर दिया था, निषेध कर दिया था। यानी अल बुकर का जो उद्देश्य था, अल बुकर का जो माइंडसेट था, ये भारत में अस्थाई बस्ती बसाना चाहते थे। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, आपके सामने सवाल क्या था, देखिए ये पहला पुर्तगाली वायसराय हैं, ये प्रथम वायसराय हैं। कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये प्रथम वायसराय हैं, और अल बुकर बेटा द्वितीय वायसराय हैं। अल बुकर कब से कब तक थे, ये कब से कब तक से 1515 से 1509 तक। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया, अल्मीड़ा ने। और बच्चे ये इनके साथ इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने 1510 में क्या जीता था, गोवा। 1511 में क्या जीता था, मलक्का। और 1515 में क्या जीता था, हुरमुज। 1510 में क्या जीता था बेटा, गोवा। और 1510 में केरल को क्या बनाया था, राजधानी। किससे जीता था, आज यूसुफ शाही सुल्तान से। 1511 में क्या जीता था, मलक्का। और 1515 में क्या जीता था, हुरमुज। 1515 में क्या जीता था, हुरमुज। हुरमुज या फिर होरमुज, या फिर होरमुज जीता था। ये फारस की खाड़ी में है। 1515 में ही इन्होंने क्या काम किया था, गोवा में प्रथम चर्च लगाया था। कौन, अल बुकर। वास्को डिगामा के बारे में आप जान चुके हैं। 17 मई 1498 को कहां पहुंचे थे ये, केरल के कालीकट। 17 मई 1498 को इनका स्वागत किसने किया था, जमोरिन द्वितीय ने। और ये किसकी सहायता से भारत पर आए थे, ये जिसकी सहायता से आए थे उनका नाम क्या है, अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद की सहायता से भारत पहुंचे थे वास्को डिगामा। चलिए अगला सवाल, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में से गोवा पर अधिकार किसने किया था, फ्रांसीसी डी अल बुकर ने। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए कह रहे हैं भारत में, सवाल देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, ठीक से देखिएगा, पहला गवर्नर जनरल बच्चे, पहला गवर्नर जनरल कह रहा है। तो पहला गवर्नर जनरल का था, कौन था, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को विस्तृत जानकारी बताते हैं। देखिए अगर हम लोग गवर्नर जनरल की बात करें तो थोड़ा सा इतिहास शार्ट फॉर्म में जाने तो 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बेटा क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध के बाद बेटा 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की बेटा क्या हुआ, प्रथम संध। इलाहाबाद की बच्चे क्या हुआ, प्रथम संध हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संध हुआ। और ये संध हुआ रॉबर्ट क्लाइव, ये किसके बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। और किसके बीच, शाह
आलम द्वितीय, मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय के बीच क्या हुआ, संधि हुआ। और इसी संधि में बच्चे, इसी संधि में बंगाल की जो दीवानी व्यवस्था थी, जो बंगाल की दीवानी व्यवस्था थी, बंगाल की दीवानी व्यवस्था, ये बंगाल की दीवानी व्यवस्था किसके अधीन चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या चला गया, अधीन। और बच्चा इसी संधि के तहत बंगाल में क्या लागू हो गया, द्वैध शासन। इसी संधि के तहत बेटा बंगाल में क्या लागू हो गया, द्वैध शासन। अब इसी द्वैध शासन में बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बना बेटा, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना, उनका नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक से देखिएगा, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बने, प्रथम गवर्नर, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर बने, ये कौन बने, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद बेटा 1833 का एक अधिनियम आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बच्चे क्या काम किया जाएगा, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी हैं, ये बच्चे कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन हो जाएंगी, इनकी विधायी शक्तियां छीन लिया जाएगा। और इसी के तहत बेटा जो बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का 1773 का बेटा रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या काम किया जाएगा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाएगा। और बंगाल का जो गवर्नर होगा वो बच्चे हो जाएगा क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कह रहा बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, कह रहा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। अब बच्चे पहला गवर्नर जनरल कह रहा है, ना भारत कह रहा है ना बंगाल कह रहा है, तो पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक से देखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, वारेन हेस्टिंग। क्योंकि 1773 में क्या कहा गया है कि बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर क्या हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। किसके तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर क्या हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो ना भारत कहाँ है बेटा। इसके बाद आप समझ लीजिए क्या होगा। अब इसके बाद जब 1833 का चार्टर एक्ट आएगा तो इसमें क्या कहा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बच्चे क्या कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा कौन, लॉर्ड विलियम। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये क्या बनेंगे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे। बच्चे इसका मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद बेटा क्या होगा, 1858 का एक अधिनियम आएगा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। और यहां बेटा गवर्नर जनरल का जो पद होगा, गवर्नर जनरल का जो पद होगा, गवर्नर जनरल का पद ये हो जाएगा बच्चे क्या, वायसराय। और भारत का प्रथम वायसराय बच्चे कौन बनेंगे, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन बनेंगे, लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम वायसराय कौन, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। तो सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, वारेन हेस्टिंग। चलिए अगला सवाल कह रहा, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापारिक फैसला और प्रभावित किया, किस यूरोपीय ने। तो बच्चा देखिए, अगर हम लोग यूरोपियों के आने का क्रम देखें, यूरोपियों के आने का क्रम देखें, तो भारत में सबसे पहले कौन आए,
पुर्तगाली। पुर्तगाली ये सबसे पहले आए। पुर्तगाली के बाद बच्चा भारत में कौन आएंगे? डच। डच के बाद बच्चे भारत में कौन आएंगे? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद बच्चा भारत में कौन आएगा? डेनिस। अंग्रेज के बाद भारत में कौन आएंगे? डेनिस। और डेनिस के बाद बच्चे कौन आएंगे भारत में? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी 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 आएंगे। ये भारत में आने का क्या है? क्रम है। ये बच्चे यात्री के आने का क्या है? क्रम है। ये यात्री के आने का क्रम है। पहला यात्री कौन आया बेटा? वास्को। वास्को डिगामा। कौन आया? वास्को डिगामा। पहला डच यात्री कौन आया बच्चे? हाउटमैन। हाउटमैन। पहला अंग्रेज कौन आएगा? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। ये आएंगे किसका दूत बनकर? ये बच्चे आएंगे जेम्स प्रथम का दूत बनकर। किसका दूत बनकर? जेम्स प्रथम का दूत बनकर। कब आएंगे? ये 1608 में आएंगे। कहां पहुंचेंगे बच्चे? गुजरात के सूरत पहुंचेंगे। कहां पर? गुजरात के सूरत पहुंचेंगे। गुजरात के सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगेगी। गुजरात के सूरत में। किसके दरबार में आएंगे? तो ये आएगा किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसके नाम का चिट्ठी लेकर आएगा? अकबर के नाम का पत्र लेकर आएगा। किसके नाम का बच्चे? अकबर के नाम का पत्र लेकर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1605 में सत्ता किसकी थी? अकबर की। तो यह अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में हाजिर होगा और जहांगीर से फारसी भाषा में बात करेगा। और जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को क्या देंगे? उपाधि देंगे। फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि देंगे। इसके बाद डेनिश आएगा। प्रथम फ्रांसीसी यात्री कौन आएगा? 1668 में आएंगे बच्चे। इनका नाम क्या है? फ्रेंको। फ्रेंको फ्रेंको कैरो। फ्रेंको कैरो के नेतृत्व में आएंगे। और फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहां लगेगी? गुजरात के सूरत में ही स्थापित होगी। कहां पर? गुजरात के सूरत में स्थापित होगी फ्रांसीसियों की पहली कंपनी। डचों की पहली कंपनी कहां स्थापित होगी? तो ये 1605 में स्थापित होगी। कहां पर? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में डचों की प्रथम कोठी कहां स्थापित होगी? 1605 में मसूलीपट्टनम में। तो आप लोग इनकी सारी बातें समझ गए होंगे। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए पहला कौन आया? पहले आए कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच। डच के बाद कौन आए? अंग्रेज। अंग्रेज के फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। इसके बाद कौन बीच में आएंगे? एक डेनिस आएंगे। और डेनिस ये हो जाएंगे चौथे नंबर के। और फ्रांसीसी आएंगे कब? पांचवें नंबर के। कब? पांचवें नंबर के। लेकिन बेटा अगर कहीं कंपनी के आने का क्रम पूछे, ये तो यात्री के आने का क्रम है। अगर कंपनी के आने का क्रम पूछेगा तो बच्चे पुर्तगालियों की पहली कोठी 1503 में। 1503 में कहां पर? केरल के कोचीन में लगी। तो ये पहली आया। इसके बाद 1600 में कब? 31 दिसंबर को। 1600 में 31 दिसंबर को। दिसंबर 31 को 1600 में क्या लगेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और बच्चे डचों की दूसरी कोठी कब लगेगी? पहली कोठी कब लगेगी? 1605 में। ये कहां लगेगी? कोचीन में। लेकिन अंग्रेजों की पहली कोठी भारत में कब लगेगी? 1608 में। तो कंपनी के आने का क्रम तो पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज। अगर कंपनी के आने का क्रम पूछेगा तो आपको क्या बताना है? पहले पुर्तगाल की कंपनी आई, फिर इसके बाद कौन सी कंपनी आई? अंग्रेज की आई। अंग्रेज के बाद बच्चे कौन सी कंपनी आई? फिर डच की कंपनियां आई। और डच के बाद फिर कौन आए? फ्रांसीसी आए। कौन आए? फ्रांसीसी। ये बच्चे क्या है? ये कंपनी के आने का क्रम है। ये कंपनी के आने का क्रम है। लेकिन अगर पूछे यात्री के आने का क्रम तो पहले कौन आएंगे? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आएंगे? डच। डच के बाद कौन आएंगे? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आएंगे? डेनिश। और डेनिश के बाद कौन आएंगे? फ्रांसीसी। कौन आएंगे? फ्रांसीसी। बच्चे पहले आएंगे कौन? पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाएंगे कौन? पुर्तगाली। भारत आजाद हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। लेकिन बेटा गोवा आजाद होगा 1961 को। गोवा आजाद होगा 1961 को। तो पुर्तगाली सबसे बाद में आएंगे, सबसे पहले आएंगे और जाएंगे सबसे बाद में। अगला सवाल कह रहा वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहां उतरा था? वास्को डिगामा भारत में कहां उतरा था? कालीकट। बेटा ये कालीकट नहीं होना चाहिए था। असल में ये उच्चारण में गलतियों के कारण कालीकट हो गया है। जब आप कभी गूगल करेंगे, मैप पर देखेंगे तो केरल में आपको कालीकट नहीं दिखाई देगा, कपू डाबू। कपू डाबू बंदरगाह था।
कपुडाबू बंदरगाह पर आए थे कौन? वास्को डिगामा। और यही कपुडाबू बेटा आज का कोझिकोड है और कालीकट हो गया है। क्या हो गया है? कालीकट। तो वास्को डिगामा कहाँ आए थे? कालीकट में। किसने स्वागत किया था? जमोरिन द्वितीय ने किया था। पहला पुर्तगाली यात्री कौन थे? वास्को डिगामा थे। आगे देखिए, कह रहा वास्को डिगामा कहां के रहने वाले थे? तो बच्चे वास्को डिगामा कहां के रहने वाले थे? पुर्तगाल के। वास्को डिगामा कहां के रहने वाले थे? पुर्तगाल के। कैसे आए थे? वास्को डिगामा किसकी सहायता से आए थे? अभी बताया था आपको। कौन सा? अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डिगामा भारत में आए थे। ठीक है, आगे। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, ध्यान से सुनिएगा, वह अंग्रेज जिसने कौन सा? सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर क्या किया था? भेंट किया था। ध्यान से सुनिएगा बच्चा। देखिए, अगर आप लोग इनके बारे में बात करें अंग्रेजों के, ठीक है, तो बेटा 1631 में, ठीक से सुनिएगा, 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई? स्थापना। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बच्चे दो संस्थाएं थी, एक था सीओपी और एक था सीओडी। सीओपी था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और सीओडी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य थे और यही कंपनी चलाते थे। बच्चा, ईस्ट इंडिया कंपनी 1601 में पहली बार पहुंचेगी इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में कहां पर? सुमात्रा द्वीप पर। इसे मसालों का द्वीप कहा जाता है। किसने इस कंपनी को अनुमति दिया था? तो जिन्होंने दिया था इस कंपनी को अनुमति, उनका नाम क्या है? जिन्होंने इस कंपनी को अनुमति दिया था उनका नाम है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। लेकिन बेटा 1603 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का क्या हो जाएगा? मृत्यु यानी निधन हो जाएगा। और ब्रिटेन के राजा बनेंगे जेम्स प्रथम। और यही जेम्स प्रथम बच्चे अपना पहला दूत भेजेंगे किसे? कैप्टन हॉकिंस को भेजेंगे अपना पहला दूत बनाकर। और फिर बच्चे इसके बाद जो दूसरा दूत आएगा वो सर टॉमस रो। और जहांगीर जिसे व्यापारिक अनुमति प्रदान करेगा वही क्या होगा? सर टॉमस रो होगा। सर टॉमस रो को जहांगीर के शासनकाल में ही बच्चे क्या शुरू हुआ है? आपको याद रखना है क्या? तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई है। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। अगला सवाल देखें, कह रहा गोवा दमन दीव उपनिवेश मूलतः किसका था? गोवा दमन दीव उपनिवेश मूलतः किसका था? अब ध्यान से देखिएगा, ये किसका था? यहां मैं आपको समझा देता हूं पूरा किसका था। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो बच्चा आप पुर्तगालियों के बारे में देखें। 1503 में पुर्तगालियों की पहली कोठी कहां लगी? कोचिन में। चलिए, हो गया। 1505 में पुर्तगालियों की दूसरी कोठी कहां लगी? कुन्नूर में। कहां पर? कुन्नूर में। इसके बाद बच्चे 1510 में अलबुकर ने क्या जीत लिया बेटा? गोवा। अलबुकर ने क्या जीता? गोवा। इसके बाद बच्चे 1534 में क्या काम किया गया? कृष्णाधिवेशन जीत लिया। किसने जीता? कुन्हा ने। और फिर 1534 में ही क्या हुआ? दीव के खाड़ी में क्या हुआ? समझौता हुआ। दीव के खाड़ी में समझौता किससे हुआ? बहादुर शाह से हुआ। और इसी समझौते में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को समुद्र में क्या किया? फेंक दिया। और पूरे पश्चिमी वाले तट पर किसका कब्जा हो गया? पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। किसका कब्जा? पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। किस पर? पूरे पश्चिमी घाट पर। तो कह रहा है, सवाल पर आओ अपने। सवाल में क्या कह रहा है ये देखिए। अब आप सवाल में कह रहा है कि गोवा दमन दीव उपनिवेश किसका था? ये गोवा दीव किसका उपनिवेश था? तो ये किसका उपनिवेश था? पुर्तगालियों का था। अगला सवाल,
अलबुकर ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? अलबुकर, तो अलबुकर के बारे में आप जान ही रहे हैं कि अलबुकर क्या था? ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। और अलबुकर ने क्या काम किया था? अलबुकर ने 1510 में क्या बनाया था? केरल को राजधानी बनाया था। केरल को राजधानी बनाया था किसने? अलबुकर ने। कब आए थे अलबुकर? 1509 में। कब तक थे ये? 1515 तक थे। बेटा, पुर्तगालियों ने भारत में, हिंद महासागर में एक नीति लगाया था, आर्म्ड काफिला कार्टेज सिस्टम। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों का ही ये बेटा कार्टेज सिस्टम। कार्टेज मतलब होता है परमिट। पुर्तगालियों ने जब अपना व्यापार हिंद महासागर में स्थापित कर लिया, तब पुर्तगालियों ने कहा कि कोई भी हो, आर्म्ड काफिला कार्टेज सिस्टम। आर्म्ड का मतलब हथियार, काफिले का मतलब झुंड, कार्टेज का मतलब परमिट, सिस्टम का मतलब प्रणाली। उसने कहा हथियारों से लैस जहाजें हिंद महासागर में हमारी घूम रही हैं, जिनके पास परमिट नहीं है उन्हें मार दिया जाएगा। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये कहा बच्चे किसने? अलबुकर ने। अलबुकर थे जो उन्होंने ये पुर्तगालियों को परमिट ली। तो कार्टेज सिस्टम किसने लगाया था भारत में? पुर्तगालियों ने लगाया था। तो ये थे अलबुकर। कह रहा अलबुकर को गोवा से किसने जीता था? तो बच्चे बताया था गोवा, बीजापुर में एक शासक थे जिनका नाम क्या था? आदिल शाही यूसुफ सुल्तान। आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से 1510 में गोवा जीता था किसने? अलबुकर ने। किसने जीता था? अलबुकर ने जीता था। अगला सवाल कह रहा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। आइए देखिए खोज करने में कौन कौन व्यक्ति निकला था। देखिए भारत की खोज करने में सबसे पहले एक व्यक्ति ले लेते हैं जिनका नाम है हेनरी द नेविगेटर। ये बच्चे पुर्तगाल के राजकुमार थे, इन्हें नाव चलाना बहुत पसंद था। तो ये बार बार अफ्रीका के तट की यात्राएं करते थे और इन्होंने अफ्रीका की एक मैप तैयार किया था। अफ्रीका के तट की एक मैप तैयार किया था। हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीका के तट की एक मैप तैयार किया था। अफ्रीका के तट का मैप तैयार किया था किसने? हेनरी द नेविगेटर ने। इसी मैप को लेकर बेटा बार्थोलोमियो डियाज, ये बार्थोलोमियो डियाज 1487 में कहां पहुंच जाएंगे? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इसे कहा जाता है अंतरिम उत्तम आशा द्वीप। केप ऑफ गुड होप अगर असल में है क्या बेटा, जब आप अफ्रीका को कुछ तरह इस तरह देखेंगे अफ्रीका को, तो इधर पड़ेगा बेटा अटलांटिक महासागर, इधर यह पड़ेगा बेटा हिंद महासागर। यहीं पर ये बार्थोलोमियो डियाज आकर भटक जाएगा, समझ नहीं पाएगा कौन अटलांटिक कौन हिंद महासागर। तो जब ये भटक जाएगा तो ये क्या काम करेगा, इसको जब समझ में नहीं आएगा तो ये वापस चला जाएगा और कहेगा केप ऑफ गुड होप, अच्छी आशा बनाए रखो, वहीं कहीं पूरब जाने का क्या है? मार्ग है। अब इस बात से परेशान हो जाएंगे कौन? स्पेन वाले। स्पेन वालों को लगेगा यार ऐसा ना हो पुर्तगाली कहीं पहुंच जाएं जल्दी से और भारत के पूरे व्यापार पर कब्जा कर लें। तो स्पेन वाले एक पुर्तगाली यात्री को बुलाएंगे जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा बच्चे क्या? कोलंबस। और कोलंबस को स्पॉन्सर करेंगे, पैसा देंगे, कहेंगे जाओ भारत खोजो। और कोलंबस भारत खोजने निकलेगा और वो बच्चे पहुंच जाएगा कैरेबियन सागर में और कहेगा आई एम कमिंग इन इंडिया। लाओ मसाला दो, मसाला मिलेगा नहीं। तो कहेंगे तुम इंडिया नहीं पहुंचे थे, तुम वेस्ट इंडिया पहुंचे थे। और 1492 में बच्चे 1492 में कोलंबस 1492 में ये क्या काम करेंगे? कोलंबस ये खोज के निकालेंगे यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन बेटा इनका अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका का नाम है वो अमेरिगो वासुपुक्की के नाम पर पड़ा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका का नाम नॉर्थ अमेरिका। फिर एक व्यक्ति निकलेंगे जिनका नाम क्या होगा? वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा निकलेंगे और वास्को डिगामा कैसे आएंगे? केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए
वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कहां पहुंच जाएंगे? केरल के काली कट पहुंच जाएंगे। कौन? वास्को डी गामा। फिर बेटा स्पेन वाले एक व्यक्ति को बुलाएंगे, उनका नाम होगा, जिनको बुलाएंगे उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा बच्चा मैगलेन। और मैगलेन बच्चे आएंगे और ये भी रास्ता भटक जाएंगे 1520 में और ये पहुंच जाएंगे प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में, और जब ये प्रशांत महासागर में पहुंचेंगे तो कहेंगे दिस वर्ल्ड इज सो पैसिफिक, और यही प्रशांत महासागर को प्रशांत महासागर क्या देंगे? नाम। कौन? मैगलेन। और मैगलेन के ही नाम पर एक जल संधि है, मैगलेन जल संधि। आपको कमेंट में बताना है कि मैगलेन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ता है। कमेंट करके उत्तर बताइएगा कि मैगलेन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ता है और किस महाद्वीप में है। कमेंट बॉक्स खुला है, उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में उत्तर बताऊंगा। तब तक आप वेट कीजिए। आगे सवाल है आपके सामने, देखिए कल से जीडी का जो प्रैक्टिस सेट आएगा भरपूर सारे क्वेश्चन रहेंगे। इधर मैं आपको टॉपिक वाइज सेट कराता रहूँगा। बस आपसे निवेदन है अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को लाभ मिल पाए। अपने जान का न रहला, ठीक है भैया, फैलावा। देखो क्या है सवाल, क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, इसमें कोई नहीं है दम, ध्यान से देखिए। ब्रिटिश इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल दोनों एक ही होता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, इसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें तो इनको मैं फाउंडेशन बेस बिल्कुल पढ़ाऊंगा और आप यूट्यूब की दुनिया में कुछ नया देखेंगे। पूरी सीक्वेंस से पूरा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराऊंगा मैं, ये आपसे मेरा वादा रहा। ये ऐसे नहीं कि प्यार, वफा, वादा ये सब बातें हैं, बातों का क्या नहीं, वादा है, कराऊंगा, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहें, पढ़ाऊंगा आपको। देखिए आप अपनी जीएस की टेंशन छोड़िए, बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए क्या लिखा है, ब्रिटिश भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री, क्या लिखा है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? क्या लिखा हुआ, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? नहीं, स्थापित करने के लिए अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो बच्चे थोड़ा सा डिटेल आप जान लीजिए। देखिए किससे प्राप्त किया था इन्होंने, तो अभी आपको बताया था कि 1603 में रानी मर गई, राजा कौन बना? जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम ने किसे भेजा? अपने दूत कैप्टन हॉकिंस को भेजा। और कैप्टन हॉकिंस आए कब? 1608 में। कहां पहुंचे? गुजरात के सूरत पहुंचे। और बच्चा सूरत में जब पहुंचे कैप्टन हॉकिंस, तब तक तो अकबर मर चुके थे। तो अकबर के जगह पर उनके बेटुआ कौन रहा? जहांगीर थे। अकबर के जगह पर कौन थे? जहांगीर थे। तो जहांगीर से बच्चा पहले अनुमति मांगा गया, तो जहांगीर ने पहले अनुमति क्या किया? कैप्टन हॉकिंस को प्रदान कर दिया, तथा फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि भी दिया जहांगीर ने। लेकिन बीच में कुछ लोचा हो गया। लोचा ये हुआ कि क्या हुआ, तुर्की और गुजराती इन दोनों ने मिलकर विरोध कर दिया, कहा साहब ये अनुमति रद्द करो। तो बच्चे क्या काम किया? जहांगीर ने अनुमति रद्द कर दिया। तो जब जहांगीर ने अनुमतियां रद्द कर दिया तो फिर से बच्चा हुआ क्या कि ये लोग भाग आए कहां पर? 1611 में। कहां पर? मछलीपत्तनम। इसी का नाम आप पढ़ेंगे क्या? मछलीपत्तनम। क्या पढ़ेंगे आप? मछलीपत्तनम। मछलीपत्तनम में क्या होगा? मछलीपत्तनम में 1611 में दक्षिण भारत में। अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजों की पहली कोठी दक्षिण भारत में कहां लगी? मछलीपत्तनम में। फिर इसके बाद क्या होगा? 1612 में एक युद्ध होगा जो कहलाएगा क्या? स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध। और ये युद्ध लड़ा जाएगा किसके बीच? पुर्तगाली। किसके बीच? पुर्तगाली। और किसके बीच? अंग्रेज के बीच। अंग्रेज के बीच। और ये कौन होगा अंग्रेज की तरफ से? हैमिल्टन। कैप्टन मिडल्टन होंगे और यहीं पर पुर्तगालियों को क्या करेंगे?
पराजित कर देंगे। तो जब पुर्तगालियों को पराजित कर देंगे तो जहांगीर प्रसन्न हो जाएंगे और 1608 की अनुमति को 1612 में पुनः प्रदान कर देंगे और 1608 की कंपनी 1613 में बनकर क्या होगी, तैयार होगी। तो 1608 की कंपनी 1613 में बनकर तैयार हुई, लेकिन मान्यता कब मिल गया था, 1608 में। तो पहली कंपनी क्या मानी जाएगी, गुजरात के सूरत में 1608 में। तो अनुमति किससे प्रदान किया था, तो बच्चे जब अनुमति प्रदान किया था किससे, अनुमति प्रदान किया था अंग्रेजों ने, किससे, जहांगीर से। ध्यान से सुनिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कब हुआ, 31 दिसंबर सन 1600 को। तब शासक कौन था, तब शासक कौन था, अकबर थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1608 में, 1608 में, तब शासक कौन थे, जहांगीर थे। तो अकबर के समकालीन कौन है, तो अकबर के समकालीन आपको याद रखना है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ये अकबर के क्या हैं, समकालीन हैं। चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, तो अभी तो पढ़ ही लिया था आपने, क्या, वास्को डिगामा। कोलंबस का करी 1492 में, कहां पर, वेस्ट इंडिया, और यही वेस्ट इंडिया आज का क्या बना है, वेस्ट इंडीज बना हुआ है। टॉमस मूर, ये नहीं। चलिए अगला सवाल, बच्चा कह रहा है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किसके तहत समाप्त हुआ, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किसके तहत समाप्त हुआ। तो थोड़ा डिटेल इसकी व्याख्या थोड़ा सा कर समझते हैं। देखिए बेटा, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध हुआ है, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ है, प्रथम युद्ध ये हुआ है बच्चे 1746 से 1748 तक। और इसका जो कारण था, इस कर्नाटक के जो प्रथम युद्ध का कारण था, यूरोप में एक देश है जिसका नाम ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस लड़ गए थे आपस में, और यही युद्ध, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है, ये भारत में लड़ा गया बेटा सेंट थोमे में। कहां पर, 1748 में। किसके बीच, अंग्रेज गवर्नर थे डुप्ले और कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन का बेटा लड़ा था महफूज खां। और इस युद्ध में बच्चे अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खां क्या किया गया था, मारा गया था। और ये युद्ध जो समाप्त हुआ, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध समाप्त हुआ, ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो ये समाप्त हुआ ए ला सापेल की संधि के तहत क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसके तहत हुआ क्या था, यूएसए में फ्रांसीसियों की जमीन थी बेटा, लुई वर्ग किसकी जमीन थी, ये फ्रांस की जमीन थी। किसने जीत लिया था, इससे जीत लिया था बेटा किसने, ब्रिटेन ने। और भारत में बेटा मद्रास को किसने जीत लिया था, फ्रांस ने। तो इन दोनों ने क्या काम किया, एक दूसरे की जमीनियां क्या किया, वापस कर दिया। और कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, 1746 से 1748 तक। किस संधि के तहत समाप्त हुआ, एला सापेल की संधि। कर्नाटक का प्रथम युद्ध का कारण क्या था, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। किसका, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, यानी भारत नहीं था, ये कौन सा था, ये यूरोप था। इसका कारण क्या था, यूरोप था। भारत में कहाँ लड़ा गया, सेंट थोमे में। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध को जाना जाता है किस नाम से, सेंट थोमे के नाम से। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया, कर्नाटक का बेटा जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया, ये 1749 में लड़ा गया, 1749 में लड़ा गया। और कब तक चला, ये 1754 तक चला। बच्चे कर्नाटक में इसका कारण क्या था, इसका कारण जो था, इसका कारण भारत था। 2 जगह का उत्तराधिकार था, एक बेटा कर्नाटक का उत्तराधिकार था और एक बच्चे हैदराबाद के उत्तराधिकार के कारण भारत में यह युद्ध कर्नाटक का लड़ा गया। कब लड़ा गया, ये लड़ा गया 1749 में। कहाँ पर लड़ा गया, ये बच्चे कहाँ पर लड़ा गया, ये लड़ा गया पुदुचेरी में। कहाँ पर, ये पुदुचेरी
चेरी में लड़ा गया। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ किसके तहत? पांडुचेरी के संधि के तहत क्या हुआ? समाप्त हुआ। 1754 में एक संधि होगा जिसका नाम होगा पांडुचेरी की संधि, और इसके तहत कर्नाटक का द्वितीय युद्ध क्या होगा? समाप्त। कर्नाटक का तृतीय युद्ध लड़ा जाएगा। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध लड़ा जाएगा ये 1756 से लड़ा जाएगा, 1763 तक चलेगा। ये तृतीय युद्ध होगा, ये कहलाएगा सप्तवर्षीय युद्ध कहलाएगा, सप्तवर्षीय युद्ध कहलाएगा। और इसका भी कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। इसका भी कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। भारत में कहाँ लड़ा गया ये? भारत में लड़ा गया बेटा वांडी वास में। वांडी वास में भारत में लड़ा गया। कहाँ पर ये? वांडी वास में लड़ा गया। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध जाना जाता है वांडी वास के नाम से। भारत की ओर से, फ्रांसीसियों की ओर से जो गवर्नर जनरल लड़ेंगे उनका नाम होगा काउंट डी लाली। काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, काउंट डी लाली। ये फ्रांसीसियों की ओर से लड़ेंगे। और कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध समाप्त होगा वो किसके तहत समाप्त होगा? पेरिस के संधि के तहत क्या होगा? समाप्त। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था इस युद्ध में? आयरकुट। आयरकुट। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट ने किया था। आयरकुट के नेतृत्व वाली सेना ने काउंट डिलाली की सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और 1754 में पेरिस की संधि हो जाएगी, 1763 में पेरिस की संधि हो जाएगी। और पेरिस के संधि के तहत बच्चा इसी युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और फ्रांसीसी केवल व्यापार तक क्या रह जाएंगे? सीमित रह जाएंगे। कर्नाटक के युद्ध को, कर्नाटक के तृतीय युद्ध को फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच माना जाता है क्या? यह माना जाता है क्या? निर्णायक युद्ध। अगला सवाल कह रहा पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन में सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हम सब जानते हैं इनके आने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? काली मिर्च। काली मिर्च पर क्या अधिकार? ये सबसे प्रमुख उद्देश्य था। ये सबसे प्रमुख उद्देश्य था। आगे कह रहे हैं कि जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो क्या हुआ? सिंपल सी बात है, अभी आपको बताया था। तो कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन द्वितीय। और ये कैसे राजा थे? ये हिंदू राजा थे। इन्होंने वास्को डी गामा का क्या किया था? स्वागत किया था। क्या ले जाने की इजाजत दी थी? काली मिर्च। काली मिर्च ले जाने की इजाजत दी थी। वास्को डी गामा कहाँ गया था? लिस्बन। लिस्बन। लिस्बन किसकी राजधानी? पुर्तगाल की राजधानी। और वहीं पर काली मिर्च को क्या किया था? बेचा था। कितना गुना मुनाफा पाया था? 60 गुना मुनाफा पाया था। यात्रा खर्च निकालने के बाद 60 गुना मुनाफा पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? अभी आपको बताया था। कहां पर? कोचीन में। कब? 1503 में। दूसरी कब लगाया था? 1505 में। कहां पर? कुन्नूर में। रट्टा मार लीजिए, इसको किताब में छप जाएगा आपके पेपर में। रट्टा मार लीजिए, सारे पुर्तगालियों का आगमन लगभग कुन्नूर में कब लगाया था? ये नीचे कुन्नूर लिखा हुआ है। कब? 1505 में। चल आगे। ओके कह रहा 1717 में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार की विशेषाधिकार दिया था? 1717 में बेटा ये इस समय था फर्रुखसियर। हुआ क्या था? देखिए, ये आदमी आया था अंग्रेजों का केवल उद्धार करने। बच्चे देखिए, इसके दरबार में 1715 में एक मिशन आएगा, सर जॉन मिशन। सर जॉन मिशन 1715 में। इसमें 3 लोग रहेंगे। एक तो सर जॉन रहेंगे, एक व्यक्ति रहेगा हैमिल्टन। हैमिल्टन। एक द्विभाषीय रहेगा ख्वाजा। ख्वाजा। एक द्विभाषीय रहेगा क्या? ख्वाजा। एक द्विभाषीय रहेगा ख्वाजा। और जब ये मिशन आएगा तो ये फर्रुखसियर बच्चे ना अपने गले की बीमारी से पीड़ित रहेगा। अब भारतीय वेद ठीक करने में लगे रहेंगे, ठीक ही नहीं होगा ये। तो जो हैमिल्टन है ये रहेगा सर्जन। ये इसके गले की कर देगा ऑपरेशन, बस ये ठीक हो जाएगा। और जब बेचा ये ठीक हो जाएगा तो 1717 में अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी करेगा, शाही फरमान। शाही फरमान। और यही अंग्रेजों का कहा जाता है मैग्ना कार्टर।
यही अंग्रेजों का मैग्ना कार्टर कहा जाता है। क्या काम किया? इसने कहा कि अंग्रेज केवल क्या काम करें, अंग्रेज केवल 3,000 रुपया वार्षिक दें और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार करें। थोड़ा और इसका दिमाग पागल हुआ बंदे का, तो इसने क्या काम किया, कहा 10,000 रुपया में, 10,000 रुपये में गुजरात में बेटा क्या काम करें, करमुक्त व्यापार। थोड़ा और हुआ तो इसने कहा कि बंबई में, जो बंबई है यहाँ अंग्रेजों का बेटा टकसाल लगा था और यहाँ छपता था बेटा मुद्रा, और इसी मुद्रा पर इसने लगा दिया मुगल दरबार का मोहर। यानी अंग्रेजों की मुद्रा पर मुगल दरबार का मोहर लग गया इसी शाही फरमान से, और यहीं से अंग्रेजों का उदय चालू हो गया। अंग्रेजों का भयंकर उदय यहीं से चालू हुआ। फिर अंग्रेज पीछे उछे नहीं हटे, ये शाही फरमान जारी कर दिया, भाई जिसकी मुद्रा उसका व्यापार। तो फारुखसियर ने शाही फरमान जारी कर दिया, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। कब जारी किया, 1717 में जारी कर दिया। कह रहा ब्रिटिश के साथ वसीन की संध, पेशवा, बच्चे पेशवा आ गए, बाजीराव मस्तानी वाली मामला पेशवा। चलिए मराठा पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, फिलहाल हम लोग को भी यहाँ एक चीज याद रखना है, क्या, पेशवा के बारे में। देखिए पहले पेशवा कौन होंगे, पहले पेशवा बच्चे अगर आपको जानना है तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ ये पहले पेशवा। बालाजी विश्वनाथ का बेटा बच्चा वही बाजीराव प्रथम, जिन्होंने कहा था मस्तानी जो लूटा है तुझ पर लुटाया है सब तुझ पर लुटाऊंगा, मस्तानी ये रिश्ता तब तोड़ के जाऊंगा जब सास छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, तो बारजा इनके बाद आएंगे कौन, बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम के बाद, बाजीराव प्रथम के बाद आ जाएंगे माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, माधव नारायण राव। और माधव नारायण राव के बाद आ जाएंगे माधव राव द्वितीय, माधव राव द्वितीय। और माधव राव द्वितीय के बाद आ जाएंगे बाजीराव, बाजीराव, बाजीराव द्वितीय। अब जरा ध्यान से देखिए, इन्हीं माधव राव द्वितीय के समय में, माधव राव द्वितीय के समय में होगा बच्चे 1875 से 1882 तक एक युद्ध होगा, सॉरी 1775 से 1782 तक एक युद्ध होगा, जो युद्ध कहलाएगा क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जिस संध के तहत समाप्त होगा उस संध का नाम है शालबाई की संध, शालबाई की संध। इसके बाद बच्चे 1803 से 1806 के बीच बाजीराव द्वितीय के बीच, बाजीराव द्वितीय के समय में होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये समाप्त होगा किसके तहत, वसीन के संध के तहत। और फिर 1817 से 1818 में युद्ध लड़ा जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और ये समाप्त होगा किसके तहत, पुणे की संध के तहत। और यही बच्चा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का लगभग अंत हो जाएगा। और इन्हीं बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र होगा नाना साहेब, जिसे कानपुर के बिठूर भेज दिया जाएगा। और यही नाना साहेब बच्चा 1857 के क्रांति में कानपुर का नेतृत्व करेंगे। यही नाना साहेब का जब पेंशन बंद हो जाएगा तो 1857 की क्रांति में युद्ध लड़ेंगे, कहाँ से, कानपुर से। ठीक है, तो ये था। तो किसके समय में, ध्यान से सुनिएगा, माधवराव के समय में, माधवराव द्वितीय के समय में लड़ा गया प्रथम। और बाजीराव द्वितीय के समय में हुआ क्या, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। किसके समय में, बाजीराव द्वितीय, जिन्हें अंतिम पेशवा माना जाता है। और बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा माना जाता है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन बना, तो बच्चे कौन बना, वारेन हेस्टिंग। याद कीजिए 1773 में बताया था, 1773 में क्या, कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन गया था, वारेन हेस्टिंग। तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना, वारेन हेस्टिंग बना। अगला सवाल ये रहा एग्जाम में,
आपके पेपर में ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सभी वनडे एग्जाम के लिए आप में जरूरी है। देखिए, अलबुकर 1510 में किससे गोवा छीना था? बच्चे किससे छीना था? ये वही सवाल शायद फिर से रिपीट होगा। किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से, आदिल यूसुफ शाही सुल्तान से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। तो ये यूरोपियों के आगमन से क्वेश्चन थे, जो यूरोपियों के आगमन से क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको क्या किया, करा दिया। कल से आप लोग का जीडी का प्रैक्टिस सेट चलेगा, जीडी का प्रैक्टिस सेट चलेगा। 20 क्वेश्चन आपके जीडी में आने हैं और जीडी के जब तक पेपर नहीं होगा आपको 20 क्वेश्चन के पूरी सीरीज पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। बस आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अपने हिस्से का प्यार हम पर लुटाएं। हम अपने हिस्से की मेहनत और ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। तब तक हमेशा के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, पढ़ते रहें और अपने लिए और अपने उनके लिए जो आपके सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं उनको सोचते हुए पढ़ाई करें। टूट पड़ो, लड़ पड़ो, पीछे ना हटो। टूट पड़ो, लड़ पड़ो, पीछे ना हटो। धूप अभी सिरहानी है, ये मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों है, बस ये कुछ पल दूर ठिकाने हैं। और अगर इतनी दूरी तय कर आया है तो दो पग चलने में रोता रे, बस 2 पग चलने में रोता रे। नहीं, सब कर लिया है, घर छोड़ आए हैं, कमरा ले लिया है, रह रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो बस पढ़ने में रोते रहें हैं? सब कर कर बस पढ़ने में रोते रहें? नहीं, पढ़िए, टूट कर पढ़िए। उनके सपनों को साकार कीजिए जो आपके सपने के लिए अपनी जरूरतों को काटने में क्या है, लगे हुए हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें।